हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद कर लो बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी चल रही होगी और होप्स हो कि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी अब, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन का समय आपका बचा है। आज 31 जनवरी ऑलरेडी, कल हो जाएगा 1 फरवरी और उसके सेकेंड दिन यानी कि 2 फरवरी से ही आपका एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाने वाला है। सो ये आज हम लोग करने वाले हैं कुछ फाइनल टॉक सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आपके कुछ सवाल थे जिनका आंसर मुझे बेसिकली करना है। ये मैं कल ही करने वाला था बट समहाउ कुछ रीजंस की वजह से कल वीडियो नहीं बना पाया, सो आज उसको कंप्लीट किया जा रहा है। आपका जो सवाल आते हैं, इससे पहला क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुए थे स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया कि सर आप लाइफ साइंस जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 होता है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता दीजिए हमें। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने उनको बताया, आपने सजेशंस मैंने दे रखा है, मुझे ठीक है सजेशंस आपने दिया है सर, बट फिर भी हमें उसके अलावा भी पूरा चैप्टर अगर कवर करना हो तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा, उन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिएगा, वहां से ही सवाल ज्यादातर फॉर्म्स होते हैं, तो उससे आपका वो चैप्टर जो है ऑन एन एवरेज अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओगे। इसके अलावा मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि मैथ्स में हमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बताया जाए, ठीक है। सजेशंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट मैथ्स में ज्यादातर जो कंसर्न आ रहा है स्टूडेंट्स का वो आ रहा है मेंसुरेशन में, तो हम लोग मेनली फोकस अभी करने वाले हैं मेंसुरेशन के ऊपर, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा इंग्लिश मैंने ऑलरेडी आपको काफी अच्छे से बता दिया है, ठीक है। इंग्लिश में जो मैंने आपको मटेरियल दिया उससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं करना होगा अपनी तरफ से, तो मुझे और कुछ आपको नहीं देना है, बाकी आप अपना एफर्ट लगाइए जितना आप दे सकते हो। उर्दू का जहाँ तक बात था तो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किया। कल एक स्टूडेंट का मैंने देखा कमेंट आया था वीडियो के नीचे कि उर्दू में हैंड राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, तो ठीक है वो चीज़ मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ था जो मैंने एज अ प्रोडक्ट उसको मैंने लॉन्च किया, आप लोगों को दिया एज अ नोट्स मैंने आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से तो ऐसा नहीं होगा, हम वेल फॉर्मेटेड एंड वेल प्रिंटेड फॉर्म में आपको यानी कि टाइप फॉर्म में आपको देंगे हम, ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि जो भी खामियां होंगी वो आप ही हमें बताएंगे और आप जैसे ही बताएंगे हम उस खामियों को दूर करके आगे इम्प्रूव करेंगे उसके मुताबिक, ठीक है। सही हो गया। हिंदी के बाद हम कर लेते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट में मैंने ऑलरेडी आपको सजेशंस दिए हैं, जो कि 2 वीडियो है वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है। कुछ रीजन से जिसकी वजह अगर हमने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है उसे, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रहे थे, क्योंकि कुछ समहाउ म्यूजिक उसमें यूज होया हुआ, वो जो म्यूजिक है हमने रिमूव भी कर दिया था, उसके बाद हमने दोबारा अपलोड किया, फिर भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन शो कर रहा था, इस वजह से हमने उसको इंस्टाग्राम पर ही अपलोड कर दिया है। कि कल के रोज शायद एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इंस्टाग्राम काफी डिस्ट्रैक्टिव होता है, तो देखो डिस्ट्रैक्शन तो है, मुझे ही पता है डिस्ट्रैक्शन तो यूट्यूब पर भी है, बट आप थोड़ा सा फोकस करके वहाँ पे देख लो, आप डाउनलोड कर लो उसको। डाउनलोड करने के काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, डाउनलोड करके आप गैलरी में सेव करके इंटरनेट बंद करके उसको वॉच करो, ठीक है। आप इजिली उसको देख लोगे, कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है, सेकेंड लैंग्वेज होता है, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। बंगाली लैंग्वेज से रिलेटेड हमारा कोई काम है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम उस सेक्शन पे काम करते नहीं है। हमारा काम इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में होता है, ये यहाँ तक हमारा काम हो जाता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में देखो जो बता रहा हूँ बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है, मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा, जो मैंने सजेशन आपको दिया है, एक पूरा बुक टाइप का ही सजेशन मेरा बना है, 60 से 65 पेज का है, जिसमें प्योर क्वेश्चन है एंड देन आंसर भी मैंने आपको सप्लाई किया। जितने क्वेश्चंस मैंने हिस्ट्री को उसमें इंक्लूड किए हैं विथ मैप पॉइंटिंग्स, उतना आप एटलीस्ट कर लीजिए, आपका उससे काफी अच्छा स्कोर आप मार्क्स कर जाओगे एग्जाम में, एटलीस्ट आप पास तो कर ही जाओगे, इतना मुझे उम्मीद है, जिस हिसाब से वो सजेशन हमारा डिजाइन किया गया है मेरे द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। अच्छा, हिस्ट्री में एक और चीज बात कर लेते हैं, इन हाउ अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अच्छे से हिस्ट्री कवर कर लिया, उनको सजेशन की जरूरत नहीं है, वो अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, सो उन लोगों के लिए एक यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो होगा रिवीजन के मामले में, ठीक है। अब रिवीजन यहाँ पे क्या करना है कि एक दिन पहले हम यहाँ रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन 1 डे बिफोर, क्योंकि आपको तो एक दिन का ही समय बचने वाला है, उसमें आपको रिवीजन कैसे करना है, क्या आप उसमें पूरा नोट्स रिवीजन करोगे या इंपॉर्टेंट जो आपको समझ में आए वो रिवीजन करोगे, ये चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, सारे सब्जेक्ट में यही चीज फॉलो हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को सिर्फ ये जरूरत हो, तो आप इस चीज को देख करके वीडियो को छोड़ करके जा सकते हो, और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी कुछ कुछ जानना है तो वीडियो में एंड तक रुके रह सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट टाइम जरूर सेव कीजिएगा, जितना हो सके आप स्टडी में टाइम दीजिएगा अभी के वक्त में, ओके। देखो एक दिन पहले आपको रिविजन कैसे करना है, आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोट करो, तो ये पहला काम तो हमें देखना है नोट्स जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है, आपने नोट्स को ऑलरेडी काफी अच्छे से पढ़ लिया होगा। so, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, मुझे ये समझ में आता है कि नोट्स जब मैंने एक बार पढ़ लिया, जब मैंने उसको ऑलरेडी अच्छे से याद कर लिया है, देन मुझे उसको पूरा नोट्स को रिवीजन करने में ना मुश्किल से 2 से 3 घंटे लगेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो 10 क्लास में मेरा एज इट इज यही था। जब मेरा पूरा 8वां चैप्टर अच्छे से याद है हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में तो पूरा
बुक मैंने याद किया था, लाइफ साइंस में पूरा बुक याद किया था पूरा का पूरा। सो हिस्ट्री में जैसे सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं, तो मैक्सिमम मुझे 3 घंटा मैं मान के चलता हूँ रिवीजन करने में लगेंगे। तो वो 3 घंटा आपको दे देना। आपको पहला काम करना है, पूरा का पूरा नोट्स जितना भी आपने याद कर रखा है वो सबको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि उसमें रिवाइज करने में सीधा आपको सिर्फ बोलना, आप सवाल पढ़ोगे जवाब ऑटोमेटिक याद आएगा, आप उसको रिपीट करोगे, बोलोगे ऐसे, जैसे कि राइट अबाउट 1857 रिवॉल्ट, उसके बारे में आपको सेंटेंस रिपीट करना, वो ऑलरेडी आपने मेमोराइज कर रखा है। इस तरीके से वो फटाफट फटाफट आपका माइंड रिकॉल कर लेगा। इन केस कहीं पे अगर आप अटकते हो तो उसको आप जल्दी से देखोगे और देन उसको अच्छे से रिकॉल कर लोगे। ये रिकॉलिंग काफी जरूरी है, इसमें 3 घंटे का समय लगेगा। मान के चलते हैं, मान लो अगर आपने यहाँ 5 घंटे भी ले लिए, चलो, क्योंकि अगर ऑन एन एवरेज मान लेते हैं, हिस्ट्री में 3 घंटा मैक्सिमम बहुत है, ज्योग्राफी में ज़्यादा समय लग सकता है, लाइफ साइंस में ज़्यादा समय लग सकता है, वो मैं समझ रहा हूँ, ठीक। दूसरा काम आप ये करोगे, दूसरा काम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको एक नज़र अच्छे से देख लेना। देखो, आपने पूरा नोट्स आपने देख लिया, दूसरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलो या फिर जो सजेशंस, अब मैं इसमें आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने पहले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो सजेशंस मैंने दे रखे हैं आप उसको एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व इन द सेंस क्या करना है, अच्छा सुनोगे, सॉल्व इन द सेंस मतलब इनको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि उसको आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ओके, आपको उसका रिटन प्रैक्टिस करना है, यानी कि लिख करके आपने जो सवालात पढ़ लिए, क्योंकि नोट्स में तो ऑलरेडी सब रिवाइज हो चुका होगा आपका। कुछ क्वेश्चन हो सकता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जो सजेशन में इंक्लूड हो, जो आपको रिवाइज ना हो पाए हो नोट्स रिवाइज करने दौरान, तो वो आप कर लोगे, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन जितना भी सजेशन में आपको क्वेश्चन दिख रहा है जो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आपको लिख लिख करके उसका आंसर आपको प्रैक्टिस करना है। ये काम कर लेंगे, मुश्किल से इतना काम करने में आपको मुझे लगता है 3 घंटे का समय आप दोगे तो आराम से ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 घंटा मान लेते हैं, सब स्टूडेंट्स का अपना अलग स्टेमिना होता है, पर 3 घंटा मुझे लगता है हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 3 8 घंटा हमारे यहाँ कंप्लीट हो। अगर मान लो 4 घंटा आप लेते हो तो 9 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमें क्या करना होगा सर, इसके बाद आपको एक चीज एकदम करना है, सॉल्व PYQs, ओके। सर PYQs तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखे हैं, हाँ बिल्कुल आपने सॉल्व कर लिए, बट उस अंदाज में नहीं करना। आपको क्या करना है, मान लो मैं आपको ईयर बताता हूँ सिंपली, 2023-4 में आप एग्जाम देने जा रहे हो, 2023 नहीं 2022, ओके। तो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर होगा, मान लो आप हिस्ट्री का एग्जाम है नेक्स्ट डे आपका, तो हिस्ट्री के एग्जाम के दिन आप उससे एग्जाम से एक दिन पहले क्या करोगे, आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर लेना है, ले करके बैठ जाना है। जस्ट आपको ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरा एग्जाम का पेपर है, ऑलरेडी वो एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, और उसको आपको ऐसे ही बैठकर, मतलब एकदम प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठना, आपको घर में एक जगह एक पोजीशन पे बैठ जाना है सिट करके। जैसे 3 आवर्स आप एग्जाम दोगे वहां जा करके, वैसे ही 3 आवर्स आपको घर में बैठ करके वो पेपर को सॉल्व करना है प्रॉपर वे में, एकदम डेकोरेशन करके, एमसीक्यूज, एसएक्यूज, देन लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। 7-8 पेज होंगे। इससे क्या होगा, आपका एक प्रॉपर 3 आवर्स का बैठने का आपका ये हैबिट हो जाएगा यहाँ पर। अब प्रॉपर आप एक क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर ले वो, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर कि भैया आपको एक प्रॉपर आइडिया भी होने वाला है कि यही चीज तो मुझे कल जाके वहाँ रिपीट करना है, कुछ नया होने वाला नहीं है। एक चीज याद रखना, वही घिसा पिटा सवाल ही आएगा जो आप ऑलरेडी कई बार देख चुके हो, कई बार पढ़ चुके हो। ये 3 काम आपको कर लेना काफी जरूरी है। फर्स्ट सिटिंग में नोट्स रिविजन करेंगे सर, ओके। सेकंड सिटिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सजेशन है उसको हम लोग मेन फोकस डाल के रिटन प्रैक्टिस करना है, ओके। थर्ड सिटिंग में हमको PYQ, एक ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम इत्मीनान से बैठ के प्रॉपर इस अंदाज में सॉल्व करेंगे जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। इतना करना है। क्या ये पैटर्न सब सब्जेक्ट में फॉलो करना है? बिल्कुल, आपको ये पैटर्न हर सब्जेक्ट में फॉलो कर लेना है, सारे सब्जेक्ट में आपको फॉलो करना है कि ठीक है। लेकिन एक चीज आपका होगा, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो कि होगा मैथ, उसमें क्या करना है, क्योंकि मैथ में अगर हम ऐसे करने जाएंगे, हर एक क्वेश्चन बनाएंगे हर एक चैप्टर में, देन तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, वो तो हमें नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए सोल्यूशन बताते हैं, आप इसमें कुछ उतारना है उतार लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम इनको इरेज करते हैं, देखिए हटाते हैं इसको, ओके, हटा दिया जाए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कहना है। अभी एक चीज मुझे बताना ये रह गया कि रिवीजन करने के लिए आपको जो सोर्स मटेरियल चाहिए वो आप क्या, एक तो मैंने सिंपल बता दिया, आप एकदम नोट्स पहले रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करो, देन PYQ जो एक प्रीवियस ईयर का है, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 2022 का ही क्वेश्चन पेपर लेके बैठो। अगर आपने ऑलरेडी वो कर रखा है 2022 का क्वेश्चन पेपर, देन आप 2020 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि 2021 का तो आपको मिलेगा नहीं, 2021 में हुआ नहीं था, तो 2020 का आप वहाँ पे लेके बैठ सकते हो सॉल्व करने के लिए। 2 ईयर से इन दोनों में जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पास अवेलेबल वो आप ले लेना। अगर दोनों में कोई भी अवेलेबल नहीं है, कमेंट करके बता देना, मुझसे इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप में मैसेज कर लो, मैं पर्सनली वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है।
इसलिए भी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए सर, तो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, लाइफ साइंस में, फिजिकल साइंस में तो समझ में आता है सर कि ये पैटर्न हम फॉलो कर लेंगे, क्योंकि सारा नोट्स हमें याद है, तो रिवीजन करने में 5 घंटे का समय लगेगा, अच्छी बात है। 3 घंटे हम उसमें दे देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशंस को निपटाने में, ओके। देन तीसरा हमें 3 घंटा हमें समय लगेगा। तो ओवरऑल हमने कितना समय दिया सर? 5 आवर्स हमने दे दिए। नोट्स रिवीजन है 4 आवर्स मान लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे दिए। 3 आवर्स पेपर में तो 3 आवर्स है, उसमें तो उससे ज़्यादा समय हम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो टाइम लिमिट है। तो 5 4 9 सर 12 घंटा हो गया सर। 12 घंटे स्टडी करना होगा, बिल्कुल करना होगा। एग्जाम से एक दिन पहले वो तो करना ही होगा आपको। देखो आप एग्जाम दे करके, मैं मान लेता हूँ आप सबका तो घर का डिस्टेंस अलग अलग है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट हुए तो कह रहे थे मेरा जो सेंटर से दूरी है घर का वो 25 किलोमीटर है, क्योंकि अब एग्जाम का टाइमिंग तो चेंज हो चुका है। सुबह 9:45 में एग्जाम शुरू हो रहा है। सो आपको एनी हाउ 8:30 ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 8:30 यानी कि 8:30 बजे सुबह सेंटर हॉल पहले पहुंच जाना है वहां पर आपको। तो अगर इस समय किसी को पहुंचना है और घर 25 किलोमीटर दूर है तो पॉसिबल आपको तो 7 बजे से निकलना होगा घर से। तो सुबह के वक्त काफी मुश्किल है कि आपको समय मिले रिविजन के लिए। आपको सारा काम वहां से आने के बाद करना है। एग्जाम खत्म कितने बजे होना है? 1 PM। हम मान लेते हैं कि आप वहां से आते हो 3 PM तक, मान लेते हैं मैक्सिमम 2 घंटे का हम समय लेते हैं। 3 PM तक आप घर पहुंच जाते हो, ठीक है। 3 PM तक घर पहुंचोगे, देन आपको वहाँ पे ज़्यादा आप समय नहीं दे पाओगे। आपको जितना जल्दी हो सके हाफ एन आवर में अपना काम आपको स्टार्ट करना है। 3:30 PM आप स्टार्ट कीजिए और यहाँ से लेकर के मेरा सजेशन होगा 1 से 2 बजे रात तक आप अपना सारा शेड्यूल बनाइए, ब्रेक कर करके कैसे आपको करना है, और 1 से 2 बजे रात तक आप सारा का सारा रिविजन करके आराम से सो जाइए, क्योंकि आपको फिर सुबह के वक्त आपको 6 बजे तो एटलीस्ट उठ जाना होगा प्रिपरेशन के लिए। अगर कोई ऐसे हैं जिनका किस्मत अच्छा है, जिनके यहाँ पे सेंटर नज़दीक है, तो वो रात में जल्दी सो करके सवेरे उठ सकते हैं सुबह 4 बजे या 5 बजे। दिन उनको फिर सुबह के वक्त 2-3 घंटे का समय मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको पैटर्न फॉलो कर लेना है यहाँ पर। इस हिसाब से अपना टाइम ड्यूरेशन आप बांट लोगे, ठीक है। काफ़ी ईजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद हम एक छोटा सा जो मैं आपको चीज़ बता रहा था वो हम बताएंगे आपको मैथ्स के बारे में। देखो मैथ्स कैसे रिविजन करना है, एंड देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सजेशन दे रखे हैं वो आप एक बार ले लीजिए। बाकी मैं कुछ मेंसुरेशन में आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेंसुरेशन में ज़्यादा डिमांड आ रहा था आप लोगों का, ठीक। देखिए मैथ्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सेक्शन बांटिए, तो चैप्टर वाइज ही आपको जाना पड़ेगा, सेक्शन तो नहीं बांट सकते। हर चैप्टर में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जिसमें सारा कंसेप्ट मिला होता है। मैं 1 बाय 1 अगर आपको मैं बताऊं, तो चलिए हम सिंपल इंटरेस्ट पकड़ते हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, आप लास्ट का जो 3 क्वेश्चन है, लास्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, ओके। ये आप इंपॉर्टेंट भी मान सकते हो। लास्ट 3 क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट में, उनको आप एटलीस्ट लगा लो। पूरा लगाना तो पॉसिबल नहीं है, लास्ट 3 क्वेश्चंस लगा लो, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इन 3 क्वेश्चंस में जितना भी पीछे क्वेश्चन दिया गया उन सारा का निचोड़ इन 3 क्वेश्चंस में है। सेम यही पैटर्न आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ना पेयर बाय पेयर टाइप्स क्वेश्चन बनाए गए हैं। टोटल 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पर है, 4 to 5 टाइप्स के। तो आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे रिविजन देके जाना होगा, ये करना होगा आपको। देन हम पार्टनरशिप बिजनेस में बात करेंगे। तो पार्टनरशिप बिजनेस में एक आप 8 नंबर क्वेश्चन लगाओगे, और लास्ट का जो 2 क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो आपको लगा देना है। लास्ट 2 क्वेश्चन, इसमें आपका सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन अगर आपको किसी भी टाइप का सवाल आता है बुक से, वो आप इजिली वहां पे टैकल कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका यहाँ पर। ये हमारी बात होगी अर्थमेटिक के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर मेंसुरेशन की तरफ जाके। तो देखो पहला जो चैप्टर आपको मिलता है क्यूबॉइड, ओके। सो क्यूबॉइड में आप एक काम करो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, उसको आपका प्रैक्टिस करना है। देन क्वेश्चन नंबर 11 आप ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 13 ले लीजिए। ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप सो कि इन 3 क्वेश्चंस में सारे कंसेप्ट आपके निपट जाते हैं। और ये 3 क्वेश्चंस एक्चुअली में इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि इन 3 में से एक आने के चांसेस हैं इस बार के लिए, ओके। सो ये आपको कर लेना है अच्छे से। इसके बाद हम बात करेंगे अगर सिलेंडर चैप्टर के बारे में। तो सिलेंडर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि लास्ट का जो 2 क्वेश्चंस है, लास्ट 2 क्वेश्चंस, उन 2 क्वेश्चंस को आप कीजिए। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं कि इस साल सिलेंडर से क्वेश्चन आएगा, बट लास्ट का 2 क्वेश्चंस आप वहाँ पे अच्छे से बनाइए, इन डिटेल प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से आपको सारा कंसेप्ट आप रिकवर कर लोगे। कौन काफ़ी इजी चैप्टर, टोटल 11 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ज़्यादा है नहीं। इसमें आप एक काम कीजिएगा, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 एक प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट वाला है, ओके। तो ये 3 आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना है कौन में। स्फेयर की हम बात करें तो स्फेयर चैप्टर आप छोड़ सकते हो। अगर आप इतना कर रहे हो इन 3 चैप्टर्स को, आप स्फेयर छोड़ सकते हो, या फिर आप सिलेंडर छोड़ दो और स्फेयर कर लो। कोई एक चैप्टर आप इजीली छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। स्फेयर में मेरा वही रिकमेंडेशन रहेगा, आप
इस फेयर में देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसको आप करना है प्रैक्टिस। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे। 2 क्वेश्चंस में आपको अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा। यही करना आपको, आप खुद भी अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर में, तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया आपको इस हिसाब से। बाकी मैंने सजेशंस में बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी बता, बाकी सारे चैप्टर्स का भी बता रखा है। देन ज्योमेट्री में क्या करना होगा सर, ज्योमेट्री में जितना मैंने आपको सजेशंस में दिया है उतना आपको प्रैक्टिस करना है। थ्योरम मैंने बता रखा है, 2 थ्योरम, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है बाकी कंस्ट्रक्शन भी बता दिया, वो सारा आपको कर लेना है सबसे पहले। देन इस तरीके से आपका पूरा मैथ्स रिवीजन होगा एक दिन में। अदरवाइज अगर आप एक एक क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो नहीं होगा। और होप्स हो कि आपने जो फॉर्मूला बुक मैंने आपको बताया था, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक पूरा प्रॉपर मैप आपको शेयर किया था, मैप, रोड मैप, अच्छे से मैथ्स में 90% स्कोर करने के लिए। उसमें मैंने सजेस्ट किया गया था कि आप फॉर्मूला बुक बनाओ, यानी कि जितने भी फॉर्मूलाज है अर्थमेटिक के एक जगह लिख लो, मेंसुरेशन के एक जगह लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिख लो, क्वाड्रेटिक सेट्स के लिख लो, ट्राइग्नोमेट्रिक एक जगह लिख लो, मीन्स और जाके हाइट एंड डिस्टेंस उसका एक जगह पे लिख लो। इससे क्या होगा, आपको ना एक जगह पे सारा जब सटीक रहेगा लिखा हुआ तो आप उसमें अच्छे से उसको देख पाओगे एक ही बार में। वो काफ़ी हेल्प करता है। होप्स हो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बना लिया, अगर सभी ने बना ली तो काफ़ी अच्छी बात है। एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से किन लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया था, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, आप इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। मैं इसको मिटा के एक छोटा सा बात सिर्फ करेंगे, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। ओके चलिए हटाते हैं इसको, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर रिवीजन के टाइम पे उनको समझ नहीं आता है कि रिवीजन हम नोट से नहीं कर पाते, काफ़ी समय लगता है। इन दैट केस आप यहाँ पे 2 चीज़ करो। अगर नोट से रिवीजन करने में प्रॉब्लम है, देन आपको जाना है क्रैश कोर्स की तरफ, ठीक है। जो क्रैश कोर्स मैंने करा रखा है, आप दूसरों को भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट क्रैश कोर्स मैंने खुद करा रखा है। हिस्ट्री में मेरा कंप्लीट क्रैश कोर्स है, तो हिस्ट्री में आपको देख लेना है। जियोग्राफी मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स करा रखा है। अब प्रॉपर देखोगे तो मुश्किल से 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे पूरे हिस्ट्री, 3 घंटा पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करा रखा है। पार्ट बाय पार्ट वीडियोस आप उसको इजीली देख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का भी क्रैश कोर्स हमने कंप्लीट करा दिया है आपके लिए। एक वीडियो था जिसमें हमने 3 चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था, बिहेवियर ऑफ गैस, केमिकल कैलकुलेशन, कंसर्न अबाउट और इन्वायरमेंट, वो हो गया। देन एक वीडियो हमने ऑर्गेनिक पे बना रखा है, एक वीडियो हमने इनऑर्गेनिक पे बना रखा है। तो फिजिक्स हमने ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। लाइफ साइंस में मैं बता सकता हूँ, लाइफ साइंस में थोड़ा हमने क्रैश कोर्स नहीं किया है, तो लाइफ साइंस में आप प्रीवियस ईयर का देख सकते हो। पिछले साल मैंने क्रैश कोर्स कराया था, वो भी वीडियोस काफ़ी मतलब कॉम्पैक्ट है, 30 मिनट्स के अंदर ही अंदर बनाए गए। तो आप लास्ट ईयर का यहाँ पे वीडियो देख सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज नोट से कर लो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये हो गया। मैथ्स की हम बात करेंगे तो मैथ्स के ऊपर फिलहाल कोई क्रैश कोर्स मेरा नहीं हो पाया है। मैथ्स में आपको जो मैंने तो पढ़ा रखा है ऑलरेडी, चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व है, बहुत सारे चैप्टर्स मैथ्स के, लेकिन सारे नहीं हैं, तो उसमें आपको करना होगा। अगर कुछ स्पेसिफिक आपको है जो सॉल्यूशन चाहिए तो वो आप कमेंट करके बताइए, वो हम कर लेंगे। अभी एग्जाम में तो है, एग्जाम से एक दिन पहले ही वो चीज़ हो जाएगा। बाकी थ्योरम कंस्ट्रक्शन से वो सब कर लोगे आप अच्छे से, मुझे पता है। ये हो गया हमारा काम। तो अब क्रैश कोर्स की तरफ जा सकते हो अगर आप नोट से रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो। जो भी अवेलेबल वीडियो है मैं मेरे चैनल पर है, मैं उन सभी का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। सो बस इतना ही बात था। उम्मीद है कि आपके उन सारे सवालात का जवाब मिल गया होगा। इंपॉर्टेंट, ओके 1 मिनट, इंपॉर्टेंट से याद आया मुझे, लाइफ साइंस के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। चैप्टर 1 एंड 2 के बारे में भूल गया था, सॉरी। तो देखो चैप्टर 1 में हमारे पास टोटल है 5 यूनिट्स, ओके। पहला यूनिट है सेंसिटिविटी इन प्लांट्स वगैरह। इसमें आप सिंपल एक चीज करोगे, इसमें मैं एक टॉपिक बताता हूँ सिंपल, जिसमें आपका सारा कंसेप्ट आ जाएगा। आप पढ़ लो डिफरेंस इन मूवमेंट्स। जो मूवमेंट्स हमारे, जैसे कि हमारे पास मूवमेंट्स कौन कौन से हैं, टैक्टिक मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट है। आप जाओ वहाँ पे जो डिफरेंस लिखा है, जहाँ पर उन तीनों का डिफरेंस एक साथ लिखा है, उसको आप पढ़ लो। उसमें आपको उस पूरा चैप्टर का आपको कहानी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा आपके पास है प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन। टॉपिक लिख लो। प्लांट हार्मोन में जो इंपॉर्टेंट होता है इस ईयर के लिए खास तौर से साइटोकाइनिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो साइटोकाइनिन का जो सोर्स है, कहाँ से वो हासिल हुआ, एंड देन आपका जो ये होता है उसका फंक्शन, ठीक है। ये आपको साइटोकाइनिन के बारे में ओवरऑल आपको सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये आप ले लोगे। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है अपने चैनल पे, वो लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन एनिमल हार्मोन में आएंगे तो यहाँ पर एक चार्ट मैंने शायद काफी पहले बनाया था, मेरे पास है कि नहीं मुझे चेक करना होगा। जिसमें एक काम किया था मैंने कि एक पूरा एक चार्ट था, यहाँ पे इस साइड में मैंने हार्मोन नाम लिखा था, यहाँ पे उनका फंक्शन लिखा था। जैसे एसटीएच हार्मोन है तो उसका क्या फंक्शन, जैसे एसटीएच हार्मोन का फंक्शन क्या है, वो हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। अब एलटीएच हार्मोन है तो उसका क्या फंक्शन, ये सारी चीजें मैंने लिखा है। तो ये आपको बाय एज इट इज याद होना चाहिए सारे हार्मोन्स का फंक्शंस। और इसमें कुछ एक ऐसा हार्मोन है जो मैं अगर पिक कर पाऊँ तो काफी मुश्किल होगा, बट रिकमेंडेशन कह सकता हूँ एसटीएच अब याद रखिएगा, एड्रेनालिन हार्मोन का याद रखिएगा। देन इंसुलिन और
ग्लूकागोन, इनका बारे में याद रखिएगा कि इंसुलिन एंड जो ग्लूकागोन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये लोग दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए क्या फंक्शन से किस तरीके से ये अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के, ताकि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी बन रहे हैं इस बार के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आगे जाएंगे, ये हमारा सेकंड यूनिट था, एनिमल हार्मोन खत्म हो गया। एक और चीज होता है प्लांट हार्मोन में ना, एक और क्वेश्चन बनता है वो कि एग्रीकल्चर में हार्मोन का यूज क्या है, वो क्वेश्चन आप लिख लो। राइट द रोल ऑफ हार्मोन्स इन एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर में। ठीक है, देन हमारा आता है यूनिट 1.3 पे चलते हैं, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम है। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जो काफी बड़ा है, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लेने काफी मुश्किल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे ही टॉपिक्स काफी अच्छे से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो फिलहाल मैं फिर भी आपको कहूंगा आप अच्छे से नर्व के बारे में पढ़ लीजिए, एक्चुअल में नर्व होता क्या है। ठीक है, ताकि आपको नर्वस सिस्टम वहां से एक्चुअल में समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर साइनेप्स के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। साइनेप्स क्या है, किस तरीके से जो है ना इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, क्योंकि साइनेप्स ही हेल्प करता है जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में। ओके, जब ये आप पढ़ोगे साइनेप्स, तो साइनेप्स जब आप पढ़ने जाओगे तो वहां पे आपको एक्सोन एंड डेंड्रोन का कंसेप्ट आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो ऑलरेडी वो एक्सोन डेंड्रोन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब इसका कंसेप्ट आप क्लियर हो जाएगा तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि सही एक्सोन एंड डेंड्रोन के बीच में डिफरेंस क्यों है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये डिफरेंस आने के चांसेस है इस बार के लिए। ये हो गया। अब इसके अलावा और हम टॉपिक्स अगर पकड़ेंगे तो और टॉपिक्स आपको यहाँ पे डीएनए एंड आरएनए, ऐसे डीएनए आरएनए तो आपका उसमें आ जाता है ना, वो सेल डिवीजन वाला टॉपिक में आता है, बट हाँ वो इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा अच्छे से। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर हम नर्व के स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे तो काफी डिटेल है, बट उसको हम फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पर हम आएंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन के जो 3 लेयर्स है, जो बेसिकली जो मेन 3 लेयर्स है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। एंड जो कुछ पार्ट्स जैसे कि हाइपोथैलेमस का वर्क, सेरिबेलम का वर्क, ये आपको मेनली याद रखना है। ब्रेन में आपको खासतौर से 2 पार्ट्स पर तो ध्यान देना है, एक हाइपोथैलेमस के ऊपर। ओके, हाइपोथैलेमस का फंक्शन आपको याद रखना है, एंड देन सेरिबेलम का फंक्शन आपको याद रखना है। सेरिबेलम सेरिबेलम का फंक्शन आपको याद रखना है। मिडिल लोब में भी कुछ होता है, तो अगर आपको समय बच जाता है, ठीक है, अगर आपके पास समय बच गया इसके बाद, तो समय बचने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, जो मिडिल लोब होता है ब्रेन का, जो मिडिल पार्ट है, उसके बारे में प्रॉपर आप अलग से स्टडी थोड़ा सा कर लीजिएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। इसमें और कुछ 1-2 टॉपिक्स है जो मेरे जहन में नहीं आ रहा है, 1-2 टॉपिक्स और है इसमें। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हाँ ब्रेन हमें पढ़ लिया ना, इसके बाद हमारा एक्चुअल में क्या आता है, इसको हम थोड़ा सा एरेज करेंगे उस साइड में, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पर एक आता है टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम करके कुछ टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ते हैं कुछ एग्जैक्ट, मुझे टॉपिक का नाम याद नहीं आ रहा है अभी देखने के लिए, जिसमें हम ओके वो नहीं, एक पार्ट है न्यूरल पार्ट, अच्छा हाँ रिफ्लेक्सर का भी याद आया नाम, एक मिनट रिफ्लेक्सर के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। रिफ्लेक्सर का अच्छे से पढ़ लेना है। एकोमोडेशन देख लेना है, जो कि आपको आई में मिल जाएगा। जब आप आई में जाओगे तो एकोमोडेशन आपको मिल जाएगा, और आई में जब आप जाओगे तो कॉर्निया का क्या फंक्शन है वो आपको देख के रखना है, और इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है आई में वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है वो आपको पता होना चाहिए। सारे टॉपिक से कहाँ होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, इतना आप कर लीजिए। उम्मीद है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसके लास्ट यूनिट्स होता है 1.5, जिसमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो लोकोमोशन और मूवमेंट्स में देखो मेनली आप यहाँ पर एक चीजों को ध्यान रखोगे, एबडक्शन एंड अडक्शन करके कुछ टॉपिक्स हैं, तो ये आपको एनी हाउ नहीं छोड़ना है, अच्छे से करके जाना है। अब मूवमेंट्स बताता हूँ, जो फिश का जो मूवमेंट होता है वाटर में, फिश एंड अमेबा, तो इनका आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक के आने के चांसेस है इस बार के लिए, अमेबा या फिश में से, इतना कह लीजिएगा। देन इसके बाद एक टॉपिक है कि मोटिव ऑफ लोकोमोशन, की एक्चुअल में जो ह्यूमंस है या जो एनिमल्स है वो क्यों लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे वो क्यों जाते हैं, वो आपको अच्छे से समझ लेना है। बस इतना ही टॉपिक्स कवर कीजिए, यहाँ से इतना से ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, कर लीजिए, इसको हम मिटा देंगे यहाँ पर। तो कुछ चैप्टर 2 में तो हमारा सिंपल है, हमारे पास ये हो जाता है, सेल डिवीजन है, देन उसके बाद आपको रिप्रोडक्शन एंड देन ग्रोथ है। ओके, इसको हटाते हैं। देखो सेल डिवीजन में एक चीज याद रखो, सेल डिवीजन में पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर काफी छोटा है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो पूरा चैप्टर लेस देन 1 आवर मैंने कवर किया है वो पूरा का पूरा। उस वीडियो में थोड़ा नॉइज ज्यादा है, तो वीडियो देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आप देख पाओ तो अच्छी होगा, बाकी नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है। उसमें आप एक काम करो, अच्छे से जो माइटोसिस सेल डिवीजन है उसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी कर लेना, माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में। इन केस अगर आप मियोसिस ना भी कर पाओ तो चलेगा, माइटोसिस कर लेना, माइटोसिस के अंदर ही आपका आएगा प्रोफेज, मेटाफेज। ओके,
देन उसके बाद आपको एनाफेज देखने को मिलेगा, टीलोफेज देखने को मिलेगा। किस फेज में क्या क्या चेंजिंग्स होती है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप क्रोमोजोम के बारे में पढ़ लीजिएगा उसका स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। ये कर लेना। डीएनए आरएनए मैंने आपको बता दिया, वो आपको कर लेना है, जो आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद टॉपिक्स आते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। जब क्रोमोजोम पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा सिस्टर क्रोमेटिड्स नाम के भी कुछ प्राणी होते हैं, तो वो आपको कर लेना है यहाँ पर। सिस्टर क्रोमेटिड्स अच्छे से हो गया। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, इसके बाद एक काम कीजिएगा, आप डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। किसके बीच में डिफरेंस पढ़ना है सर, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस पढ़ना है माइटोसिस सेल डिवीजन एंड मियोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। तो इन सेल डिविजन्स के बीच में आपको यहाँ पे डिफरेंस कर लेना है। आपके पास टाइम कम नहीं, कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट इतना कर लीजिए, और जिन लोगों ने अच्छे से कर रखा है तो आप इसको रिवीजन के टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, पहले इसको अच्छे से निपटा दीजिएगा। ओके, फिलहाल इतना ही कर लीजिए, बहुत हो जाता है आपके लिए। इसके बाद जो हमारे पास रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता है, रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके बताते। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो पार्ट आता है पहले हम वही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अब खास तौर से जो आपका ब्रायोफाइलम बर्ड्स वगैरह हो गया है, एल्गी, ये सब आपको देखो डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप एग्जाम्पल से याद रखोगे। जैसे ब्रायोफाइलम के थ्रू कौन हमारा यहाँ पर ब्रायोफाइलम जो हमारा है तो उसके थ्रू कौन रिप्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रा किस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन उसमें हो रहा है, ये आपको याद रखना है। एक जगह पे लिख लो, कॉपी किताब खोल के एक जगह पे लिख लो, बाकी ठीक है। डिफिनेशंस याद नहीं रखने, तो डिफिनेशंस आपको कहाँ क्या याद रखनी है। इसमें एक प्रोसेस है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, तो इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छा जानकारी होना चाहिए। एंड कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के बीच में जब डिफरेंस पूछा जाता है तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, वहाँ पे आप अच्छे से कर लोगे, ठीक। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब हम आते हैं तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला एक टॉपिक है ये आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चंस बनते अच्छे खासे, यहाँ से आपका काफ़ी MCQ भी निपट जाएगा। ये टॉपिक एक आप कर लोगे, क्योंकि जब आप ये टॉपिक कर रहे होगे तो आपको बहुत सारा चीज़ अच्छे से कवर हो जा रहा होगा, इसलिए थोड़ा डिटेल टॉपिक है, उसमें बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। देन हमारा लास्ट जो आता है ग्रोथ, तो देखो ग्रोथ वाले चैप्टर से ना ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। उसमें जो हमारे पास अलग अलग टाइम पीरियड है, जैसे कि स्टार्टिंग में तो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट के बाद हमारा चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस है, एडोलसेंस के बाद एडल्टहुड है, एडल्टहुड के बाद हमारा फिर सेंसेंस आ जाता है, यानी कि बुढ़ापा हमारा चला जाता है। तो कौन से फेज में क्या चेंजिंग्स आता है ये पूछा जाता है। अब मुझे बताओ यार, क्या ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है? नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो, आपको पता है कि कौन से फेज में क्या आता है, बस आपको याद होना चाहिए। जैसे इन्फेंट 1 से 2 साल का जो हमारा उम्र है वो बोला जाता है, एडोलसेंस हमारा यहाँ पे 2 से 12 साल का जो उम्र है वो बोला जाता है, 12-14। बाकी 14 से 18 का पीरियड हमारा कहलाता है एडल्टहुड। इसके बाद वाला हमारा आपका फिर बुढ़ापा की तरफ हम लोग जा रहे होते हैं। यहाँ बीच में एक और मर उसका फिर हम लोग बुढ़ापा की तरफ जा रहे होते हैं। मैन आप ग्रोथ का डिफिनेशन याद कर लोगे, ये याद करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, ये याद कर लोगे अच्छे से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ का आपको डिफिनेशन याद रखना है, क्योंकि जब आपको डिफिनेशन याद रहेगा तो अगर आपसे इनकेस डिफरेंस पूछ लिया जाए तो डिफरेंस भी आप बता दोगे। ऐसे पूछते काम है, लेकिन अगर दोनों का डिफिनेशन याद रहेगा, डिफरेंस आप लिख दोगे। बाकी किस फेज में क्या चेंजिंग आता है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो ये काफी आसान है, वो आप इजिली खुद ही लिख लोगे, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, आप लिख लोगे, उसमें रटने की जरूरत नहीं है। सो यही था हमारा ओवरऑल पूरा का पूरा माइंड मैप, बस ये लास्ट आज के दिन के लिए। होप सो यहाँ तक सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है या कुछ ऐसा सवाल जिसका आंसर करना मैं शायद भूल गया हूँ या मेरे जहन में भी नहीं आ पा रहा हो, तो आप बता देना कमेंट करके, ये डायरेक्टली पर्सनली पूछ लेना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अब तो समय नहीं कि वीडियो बना के बताऊंगा, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स शायद जिनको मैंने कल या उसके पहले दिन भी रिप्लाई नहीं दे पाया, तो सॉरी, थोड़ा सा बिजी था किसी और काम में, तो रिप्लाई नहीं दे पाया आप लोगों को, ठीक है। बाकी अभी कीजिएगा, आपको यहाँ से ऑन फॉरवर्ड रिप्लाई मिलेंगे अच्छे से। और बस इतना ही, आप अच्छे से करके जाइए, आपका बोर्ड एग्जाम, हमारी दुआएं आपके साथ है, उम्मीद है आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा और अच्छा आप स्कोर करोगे। सबसे पहला चीज़, हिम्मत हारना नहीं है और डरना है नहीं, ठीक है, क्योंकि वही घिसा पिटा सवाल आने वाला है जो आता रहता है हमेशा, जो आपने ऑलरेडी कई बार देख रखा है। वही आपको कॉमन सा काम करना है जो आपने कई बार पहले कर लिया है, ठीक है। पहले भी आप कई बार एग्जाम दे चुके हो अपने स्कूल के क्लासरूम में बैठ के। फर्क इतना है कि आपको किसी और जगह पे बुलाया जा रहा है, इसका मतलब थोड़ी सी मेहमान नवाजी आपकी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब आपको आपके स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में बुलाया जा रहा है तो आपकी मेहमान नवाजी हो रही है, वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटीज मिलेंगे, नए टीचर्स मिलेंगे जो आपको वहाँ पर गाइड कर रहे होंगे। आप सिंपल को आपको वहाँ सिंपल जाना है, क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ना है, अपना खुद का आंसर लिखना है। अगर आप इधर उधर कुछ भी हरकत नहीं करोगे तो सामने वाला जो टीचर उसको भी आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसका बस इतना ही काम है, आप एग्जाम दो,
पेपर जमा दो, उनका काम है पेपर जमा लेके अरेंज करके बोर्ड को वापस कर देना, बस इतना ही काम रह जाता है। तो सिंपल जाना है, अच्छे से प्रिपेयर करके एंड एग्जाम देके चले आना है लिख करके, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। इनकेस अगर ऐसा होता है कि आपने जो याद किया मान लो ऐसा नहीं आया, तो आपने जो याद किया है उसको ही एनी हाउ कोशिश करोगे, जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उसका आंसर वहां पे एनी हाउ एडजस्ट करके लिखने का ना, बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, वही आपको करके आना है। क्योंकि देखो किस्मत की बात है, हो सकता है बाई चांस वहां पे नंबर मिल जाए, या फिर कॉपी में कुछ लिखा होता है ना, तो टीचर के पास भी ऑप्शन बचता है कि हाँ लिखा तो है स्टूडेंट ने, तो हम यहाँ पे कहीं मैनेज करके उसको पास कर दिया जाए। ये होता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, और इन रियल लाइफ भी ऐसा पॉसिबल होता है, ये चीज ऑलरेडी रियल केसेस है, ठीक है। तो आपको टीचर को एक मौका देना है, कहीं पे एक चांस देना है कि जिसके थ्रू वो जा करके नंबर कहीं दे पाए। अगर आपका कॉपी पूरा खाली ही रहता है देन वो कहाँ नंबर देंगे। अगर उनसे उनका सीनियर सवाल कर ले कि आपने किस बेसिस पे नंबर दिया है, वो क्या जवाब देंगे। तो कुछ भी हो, मान लो अगर कुछ रिलेवेंट नहीं भी हो, अगर टीचर पे डिपेंड करता है, अगर उसको लगता है कि नहीं ठीक है कुछ लिखा ही है बच्चे ने, अगर रिलेवेंट नहीं भी है तो भी कुछ तो लिखा है, तो उस बेसिस पर भी वो नंबर दे के पास कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीजें होती है, इसलिए कह रहा हूँ, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, और छोड़ने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पास। तो कुछ भी लिख करके आइएगा जरूर। अब कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ गाना लिख देना उसमें बैठ करके, या अपनी कहानी लिख देना, वो नहीं, कुछ जवाब ही लिख के आना किताब से, कोई और टॉपिक लिख देना, किसी और टॉपिक के लिए बस लिख देना कुछ ना कुछ। चलो ठीक है, इतनी ही बात है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ऑलरेडी लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सो अगर आप अभी तक वीडियो पे डटे हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड बस यहाँ तक बस इतना ही रहा। आप अच्छे से जाइए, एग्जाम दीजिए। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।